इंडियन स्टॉक मार्केट गिर गया, ये बस नहीं हुआ क्या कि यूएस मार्केट को भी गिरना पड़ा था। हर एक चीज डिस्काउंट पे मिल रही है, चाहे वो यूएस टेक स्टॉक्स हो या डिफेंस कंपनी। इनफैक्ट मैंने भी कुछ दिन पहले पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज नाम के इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। ये ऐसी कंपनी थी जिसका शेयर पिछले एक साल में 5x हुआ था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में वो भी 35% गिर चुका है। एंड एज अ रिजल्ट मेरी पोजीशन भी दबाकर लॉस में। अब ये बिल्कुल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि पैलेंटियर बहुत ही ज्यादा रिस्की और वॉलेटाइल स्टॉक है। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर एक फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो बनाऊं या फिर किसी और यूएस स्टॉक पर बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके बताना। हालांकि हमने पहले इस चैनल पर नहीं किया है, लेकिन कितना ही टाइम लग रहा है यार। सीएफए चार्टर होल्डर हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर 2 घंटे बैठूंगा, वीडियो बन जाएगी। तो अगर आपकी मर्जी हो तो किसी भी अमेरिकन या फिर इंडियन कंपनी का नाम कमेंट्स में डाल देना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। एनीवे, अब $1 मिलियन सवाल आंसर करते हैं। यूएस स्टॉक मार्केट गिर क्यों रहा है? इंडियन स्टॉक मार्केट तो डाउन था ही, तो लोग यूएस की तरफ देखने लग गए, लेकिन अब वो भी गिरने लगा। और आपने वो कहावत सुनी ही होगी, व्हेन अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस अ कोल्ड। इसका सिंपल यही मतलब होता है कि यूएस स्टॉक मार्केट ग्लोबल सेंटिमेंट का एक मेजर इंडिकेटर होता है, और यही मेजर इंडिकेटर अब नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है। ये सिचुएशन क्यों हो रही है, वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? और अगर आप इस सिचुएशन के दम पर यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए एक नहीं 3 मेथड बताऊंगा, और उन मेथड्स के बारे में हर एक चीज A to Z बताऊंगा। कैसे करना है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगती है, टैक्सेशन कैसा होता है। तो इसीलिए आपने एक ही काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मार्केट जो है वो कभी कभी शॉर्ट टर्म चीजों पर ओवर रिएक्ट कर देता है, कभी कभी बहुत ही सीरियस चीजों को लेके गिर जाता है। यूएस मार्केट के गिरने का कारण क्या है, अगर हम देखें तो हमको डेटा समझने की जरूरत है। फेब और मार्च 2025 के बीच यूएस स्टॉक मार्केट में करीब 10% की गिरावट आई। यूएस का जो मेन इंडेक्स होता है S&P 500, जिसमें 500 यूएस की सबसे बड़ी कंपनीज होती है, वो ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन से घट गया। और अगर आप न्यूज आर्टिकल्स और हेडलाइंस देखें तो आपको सबसे बड़ा कारण वहां पर यह दिखेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रिसेशन आने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। जब उनसे पूछा गया कि रिसेशन आएगा या नहीं, उन्होंने कहा कि हम एक ट्रांजिशन से जा रहे हैं, तो हम रूल आउट नहीं कर सकते। अब अगर वो कॉन्फिडेंट होते तो बता दे, भाई नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं, हमारी इकोनॉमी एकदम अच्छे कंडीशन में। लेकिन उन्होंने एक एम्बिग्यूअस अनसर्टेन रिस्पॉन्स दिया, और मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद। अब क्रैश का ये रीजन पॉपुलर वर्जन है, ये चीज आप सब जगह देख रहे होंगे, लेकिन असली कारण जो है इसके साथ वो और ज्यादा डीप है, और वो थोड़ा लॉन्ग टर्म भी है। ये जो वर्ड आपने सुना ना डोनाल्ड ट्रंप से कि हम एक ट्रांजिशन के थ्रू जाने वाले हैं, यानी हम एक चेंज ला रहे हैं हमारे इकोनॉमी में, और वो चेंज कैसे आएगा डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से? टैरिफ्स के थ्रू। उनका मानना है कि पूरी दुनिया अमेरिका के इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाती है, और अब वक्त आ गया है कि अमेरिका भी सेम चीज करेगी। अमेरिका भी इन सारी दुनिया पर इंपोर्ट ड्यूटीज और टैरिफ्स लगाएंगी, अमेरिका उससे पैसे कमाएंगी, और ये सारे जो बाकी दुनिया की कंपनीज है वो इंसेंटिवाइज हो जाएंगे अमेरिका में प्रोड्यूस करने। क्योंकि अब मान लो एक इंडियन कंपनी है, वो देख रही है कि अमेरिका में बेचने के लिए ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो माइट एज वेल वहां पर मैन्युफैक्चर कर लें। इससे क्या होगा, अमेरिका में और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगी। सही है ना, विन विन सिचुएशन है। लेकिन रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी जो होती है वो थोड़ी अलग होती है। अमेरिका में मैन्युफैक्चर करना बहुत ज्यादा महंगा होता है। कितना महंगा? 50 से 80% महंगा। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि अमेरिकन मेड प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा महंगे हो जाए, और इंपोर्ट ड्यूटीज देने के बाद भी अमेरिकन कंज्यूमर्स बाकी देश जैसे चाइना, इंडिया, मेक्सिको के प्रोडक्ट खरीदते रहे। अब इंडिया के एग्जांपल देख लो। भारत जो अमेरिका में सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, 75% इन प्रोडक्ट्स पर 5% से कम की टैरिफ लगती है। तो ऑब्वियसली एक कंज्यूमर 5% टैरिफ देने के बाद वो प्रोडक्ट्स खरीदेगा, या फिर 50 से 80% और महंगे अमेरिकन मेड प्रोडक्ट्स खरीदेगा। अब अगर ये टैरिफ्स आ जाती है तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ेंगे और यूएस कंज्यूमर्स सफर करेंगे। लेकिन अब ये टैरिफ्स आएंगी भी या नहीं, ये भी श्योर नहीं है, और मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद, इसलिए मार्केट डिक्लाइन का एक मेजर कारण। और अगर ये काफी नहीं था, तो हाल ही में यूएस की इन्फ्लेशन डेटा आई थी जो बेटर देन एक्सपेक्टेशंस थी। जो सारी बैंक्स ने और बड़े बड़े एनालिस्ट ने फोरकास्ट किया था, उससे कम इन्फ्लेशन आया था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि हम यूरोपियन अल्कोहल पे 200% की टैरिफ्स लगा देंगे, तब ये जो गुड न्यूज से मार्केट के ऊपर जाने का स्कोप था वो भी चला गया। दूसरी चीज है, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा निराशा व्यक्त कर दी है यूरोपियन डिफेंस स्पेंडिंग पर। देखो, सीन ऐसा होता था कि जब कोल्ड वॉर होती थी ना 1947 के टाइम पे, तब यूएस ने एक अलायंस बनाई थी 32 मेंबर स्टेट्स के साथ, जिसको बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेटो। अब नेटो ने मिलकर 10 साल पहले टारगेट रखा था कि सारे देश अपने पूरे जीडीपी का 2% स्पेंड करेंगे डिफेंस कैपेबिलिटीज पर। यूएस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3.5% स्पेंड करता है, और मैक्सिमम जो देश है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 70%, वो भी 2% से ज्यादा ही स्पेंड करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे कंट्रीज यूएस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि इवन दो यूएस का मिलिट्री स्पेंडिंग जीडीपी का सिर्फ 3.5% है, यूएस जीडीपी इतनी बड़ी है कि जो मिलिट्री स्पेंडिंग अमाउंट है वो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंस का 40% बनती है। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया, हमने बहुत डिफेंड कर लिया तुमको, अब से तुम अपने पूरे जीडीपी का 5% डिफेंस पर
स्पेंड करो और हमारा हेडेक कम कर दो। तो इसके बीच डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कहा कि हमारी कंट्री डिफेंस पे बहुत ज्यादा स्पेंड करती है, तो अब हमारा टारगेट है अगले 5 सालों के लिए हर साल डिफेंस बजट को 8% से कम करना, यानी अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन। अब यूएस गवर्नमेंट के डिफेंस स्पेंडिंग की वजह से बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज का बड़ा फायदा होता है, जैसे नॉर्थरॉप ग्रामन, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग। ये सारी कंपनीज यूएस गवर्नमेंट को एयरक्राफ्ट्स और वेपन्स प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट पैलेंट्री टेक्नोलॉजीज, जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, उसका 42% रेवेन्यू यूएस गवर्नमेंट के डिफेंस स्पेंडिंग से आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिफेंस स्पेंडिंग कम हो गई तो प्राइवेट कंपनीज जो डिफेंस स्पेंडिंग से प्रॉफिट कमाती है उनका भी घाटा हो गया। अब वंस अगेन बजट कट होंगे नहीं होंगे, उनका फॉर्मल प्लान आएगा नहीं आएगा, ये भी एक अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मार्केट को नहीं पसंद। शॉर्ट में समझे तो अब तक कैसा होता था, यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल थी, जो मार्केट को पसंद होता है। अगर बिजनेस करने में कॉर्पोरेशंस को आसानी होगी तो वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब ये टैरिफ्स को लेके जो आगे पीछे बातें चल रही है कि टैरिफ लगाएंगे नहीं लगाएंगे, कुछ पता नहीं चल रहा क्या होने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट डरा हुआ है। अब आप समझ गए क्रैश क्यों हो रहा है। इसके बावजूद भी अगर आप एक हेवी इन्वेस्टर हो और आप चाहते हो कि इस क्रैश का फायदा उठाया जाए और यूएस में पैसे लगाए जाए, तो कैसे करना है, चलो एक नहीं 3 मेथड बताता हूं। और उसके साथ मैंने यूएस में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, क्यों किया है, मेरे क्या व्यूज है, वो भी बताऊंगा। तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर कर लिया है तो थैंक यू सो मच। सबसे पहला मेथड है यूएस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। ये इंडियन फंड्स ही होती है जो सिंपली यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। यहाँ पर आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगती, आपके पैसे INR में ही लगते हैं। एंड आपको कोई अलग प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं। आप करंटली जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो ग्रो, जीरोदा या फिर एंजल वन जैसे किसी ऐप से, उन्हीं ऐप से जैसे आप म्यूचुअल फंड्स के लिए सर्च करते हो, वैसे ही इन फंड्स के लिए सर्च करना है और वहीं से इन्वेस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ नॉन बिगिनर्स यानी कि एक्सपर्ट लोगों के लिए आता है। और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बहुत कम फंड्स है और मैक्सिमम जो फंड्स है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड ग्लोबल फंड्स है। ये फंड्स अपने 20 से 30% पैसे यूएस इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बाकी के पैसे हांगकांग, जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं फॉर ग्लोबल एक्सपोजर। कुछ फंड हाउसेस है जैसे एडलवाइस, ICICI, फ्रैंकलिन इंडिया, जिनके एक्सक्लूसिव यूएस इक्विटीज के फंड्स है, लेकिन योर ऑप्शंस आर लिमिटेड। बट दैट बीइंग सेड, मैक्सिमम लोगों के लिए यही सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी ऑप्शन होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर भी नहीं लगता। वो डाइवर्सिफाई करने के मोटिव से ही इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब दूसरा तरीका है यूएस ETFs, जो करंटली इस समय में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है। अब ETF माने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये तो आप जानते हैं। ये म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं जो NSE और BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली एक शेयर की तरह इनको वहां पर जाके खरीद सकते हो। अनलाइक म्यूचुअल फंड्स, जिनको आप एक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म या फिर AMC के वेबसाइट से डायरेक्टली खरीदते हो और यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। अब सीन ऐसा है कि सेबी और RBI के रूल्स के हिसाब से इंडियन म्यूचुअल फंड्स जो फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, इन पर एक लिमिट लगाया होता है कि आप इतने ही पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ETFs के लिए लिमिट होता है सिर्फ $1 बिलियन, जो मैक्सिमम ETFs के लिए हिट हो चुका है। और इसी की वजह से ये सारे ETFs अब एक प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अब आपको पता होगा म्यूचुअल फंड्स का एक नेट एसेट वैल्यू होता है जो आपको अपने म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता है। उसी की तरह ETF का भी एक नेट एसेट वैल्यू होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम देखो, ये ETF जो है वो आपके पैसे बाहर और इन्वेस्ट नहीं कर सकती। इस ETF के जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है, यही यूनिट्स आप किसी दूसरे ओनर से जाकर खरीद सकते हो। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ETF आपको नया यूनिट बनाकर आपके पैसे बाहर इन्वेस्ट करके आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ये लिमिट लग चुका है $1 बिलियन का। तो अब क्या हो रहा है, इन यूनिट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई है ही नहीं। इसकी वजह से ये यूनिट्स एक प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैफैंग नाम का मेरे एसेट का एक ETF है जो मेनली कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशंस होल्ड करता है माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Facebook, Google, Netflix जैसे स्टॉक्स में। अब इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय इस ETF का नेट एसेट वैल्यू है ₹114, लेकिन उसका इंडिकेटेड नेट एसेट वैल्यू सिर्फ ₹92 है। इसका ये मतलब होता है कि अगर आपको इस ETF में इन्वेस्ट करना है, एक यूनिट के आपको देने पड़ेंगे ₹114, लेकिन उस ETF के अंदर जो सारे शेयर्स है, उन शेयर्स की वैल्यू सिर्फ ₹92 है। तो एसेंशियली आप 23% का एक प्रीमियम पे कर रहे हो। और मान लो आप इन ETFs में इन्वेस्ट कर देते हो और कल को जाके सरकार ये कैप $1 बिलियन की हटा देती है, तो ये पूरा प्रीमियम गायब हो जाएगा और आपका डायरेक्टली 23% का नुकसान होगा। पॉइंट ये था कि जब तक ये लिमिट रिवर्स नहीं होती, ETF से दूर रहना। इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारी रील्स देख रहे होंगे जो हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन देती हैं, आपको बताती है कि आप आसानी से ₹100
के अंदर यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हो ईटीएफ्स के थ्रू, लेकिन ये प्रॉब्लम वो आपको नहीं बताते। और फाइनली तीसरा तरीका है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम वाला, जो तरीका मैं पर्सनली यूज करता हूँ। ये तरीका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आप एक यूएस डीमैट अकाउंट क्रिएट करोगे, उसके बाद आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट करके पैसे वहां भेजने के बाद जब वो मार्केट खुलता है तब इन्वेस्ट करोगे, यानी शाम को 7:30 से 8 बजे। इस प्रोसेस का सेटअप सिर्फ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन यहाँ आप अगर पूरी तरह कर देते हो तो आप यूपीआई से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक दिन के अंदर आपके पैसे यूएस में पहुंच जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप एक शेयर से कम भी खरीद सकते हो, जैसे आधा शेयर या फिर 0.25 शेयर या फिर 0.01 शेयर। इस चीज को फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग बोला जाता है और ये चीज आप यूएस मार्केट के एक डीमैट अकाउंट से कर सकते हो। इंडिया में बैठे मल्टीपल प्रोवाइडर्स आपको मिलेंगे, जैसे वेस्टेड या फिर आईएनडी मनी, जिनके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर ये सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर आपका यूएस ब्रोकर बंद भी हो जाता है तो भी आपके पैसे इंश्योर्ड रहते हैं, क्योंकि यूएस में एसआईपीसी कवरेज नाम का एक इंश्योरेंस होता है जो हर एक इन्वेस्टर को, इंक्लूडिंग इंडियंस जिनके राइट्स यूएस सिटीजंस के हिसाब से होते हैं इन इन्वेस्टमेंट्स, उनको 5 लाख यूएस डॉलर्स यानी 4 करोड़ रुपए तक का कवरेज देती है। तो अगर कल को ये इंटरमीडियरीज भी बंद हो जाते हैं या फिर इनमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं तो भी आपके जो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है वो सिक्योर्ड होते हैं। ऐसा एक अकाउंट बनाना है, आपको एक प्रॉपर केवाईसी करनी पड़ती है और अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 दिन का सेटअप टाइम जाता है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इट इज टोटली वर्थ इट, क्योंकि एक साल में आप अप टू 10 लाख रुपीस यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस अमाउंट के ऊपर ही आपको 20% का टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पे करना पड़ता है भारत सरकार, और इस अमाउंट का भी आपको इनकम टैक्स फाइलिंग के दौरान क्रेडिट मिलता है। अब बात करते हैं यूएस स्टॉक्स के टैक्सेशन की। बहुत सिंपल फंडा, अगर आपको डिविडेंड मिला तो 25% का टैक्स लगेगा। अगर आप 2 साल के बाद प्रॉफिट कमा रहे हो कैपिटल गेन्स के थ्रू यानी शेयर बेचकर, तो उस पर 20% का टैक्स लगेगा। अगर 2 साल के अंदर बेच रहे हो तो जो भी आपका भारत में इनकम टैक्स का स्लैब रेट है उस हिसाब से आपको टैक्स देना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप 2 बार टैक्स नहीं पे करोगे, यूएस गवर्नमेंट को फिर इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि दोनों देशों के बीच एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है। तो मान लीजिए आप 30% के ब्रैकेट में आते हो, यूएस में ऑलरेडी 10% का टैक्स दे दिया है, तो आप वापस भारत में 30% का टैक्स नहीं दोगे, सिर्फ जो बची हुई अमाउंट है 20% वही पे करोगे, तो आप पर एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन नहीं लगता। नाउ कमिंग टू मैं यूएस स्टॉक्स में अब इन्वेस्ट करूंगा या नहीं, और मैंने अब तक कितना पैसा वहां पर लगाया हुआ है। बहुत सिंपल है, मेरा जो पूरा पोर्टफोलियो है उसका 12.5% हमेशा यूएस इक्विटीज में होता है, प्योरली फॉर डाइवर्सिफिकेशन पर्पसेस। और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से ये वेटेज मैंने मेंटेन कर रखा है। मेरी एसआईपी वहां चलती रहती है, बिकॉज आई नो ये पॉलिसी चेंजेस आते जाते रहेंगे, लेकिन यूएस जो देश है वो तो यहाँ रहने ही वाला है, जैसे भारत देश भी यही रहने वाला है, यहाँ का मार्केट भी होने वाला है। तो अगर हम 20-30 साल के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है ये छोटे मोटे पॉलिसी चेंजेस क्या करें। प्लस यूएस इन्वेस्टिंग का एक और बड़ा फायदा होता है कि जैसे इंडियन रूपी डिप्रिशिएट करता है, उस डिप्रिशिएशन का भी आपको फायदा मिलता है। अगर एक साल में इंडियन रूपी 4 से 5% डिप्रिशिएट कर जाता है और आप यूएस स्टॉक्स में 10% का रिटर्न कमाते हो, तो आप 10% प्लस 4% डिप्रिसिएशन, ऐसे 14% का रिटर्न कमाओगे। एंड विद दैट सेड, अगर आपके इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो तो बिंदास उन्हें कमेंट्स में डाल देना। आगे कौन से वीडियोस देखने पसंद करोगे वो भी हमें बताना, एंड वी विल मेक इट हैपन। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम।